नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर यदि सिर्फ प्रचार की बात की जाए तो बीजेपी बहुत आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस उस तुलना में राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं दोनों की उपस्थिति के लिहाज से बहुत पीछे है। लगभग रोज बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा नेता आ रहा है और अपने लोगों को या तो नामांकन दाखिल करवा रहा है या फिर उसके समर्थन में सभाएं या रैलियां या फिर क्लस्टर की मीटिंग कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सरकार के सभी सीनियर मंत्री जुटे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस से देखें तो मैदान में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही नजर आ रहे। सिर्फ प्रचार के लिहाज से देखें तो चुनाव एक तरफा सा नजर आ रहा है। अब इसे आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली के आकलन के आधार पर देखें तो कांग्रेस के पास विकल्प भी क्या है। नेताओं की उदासीनता, घर छोड़कर जाते सदस्य, फंड की तंगी, जो सुनाम धन्य बड़े नेता हैं वो चुनाव में अपने इलाके में सिमटा दिए गए। इसके बावजूद बीजेपी की अति सक्रियता क्या कांग्रेस के फिक्स वोट बैंक के डर के कारण है या फिर हर चुनाव को गंभीरता से लेने का उसका अंदाज? क्या कमजोर कड़ियां बीजेपी को अभी से समझ में आ गई हैं जिन्हें दुरुस्त करने में वो लगी है? कांग्रेस इसके बाद भी चुनाव में है या नहीं? यदि है तो क्या ये माना जाए कि उसका वोटर अभी उसके पास से छिटका नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में कोविड काल को बहुत प्रमुखता से जगह दे दी है। ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संबोधन से साफ झलक गया। स्मृति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का नामांकन दाखिल करवाने आई थी। स्मृति ने मंच से कहा कि सपा को वोट देना यानी देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को वोट देना है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता घर घर जाए और ये तय करे कि कोविड की वैक्सीन का विरोध करने वालों को वोटर तगड़ा इंजेक्शन लगा दे। उन्होंने राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए आरोप लगाया कि वायनाड से पर्चा भरने वाले लोग तो आतंकी संगठन से सहायता मांग रहे। राहुल पर कटाक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे चुनाव से गायब नजर आ रही है, उसकी एकमात्र वजह राहुल गांधी हैं, उनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। सपा को वोट देना मतलब उन ताकतों को वोट देना जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। सपा को वोट देना मतलब उनको वोट देना जो तिजोरी लूट चुके और अब भी जिनकी नजर तिजोरी पर है। वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। अब ये मोदी है जिसने कहा था मुक्कमता से कि हम हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाएंगे, हिंदुस्तानी तक हर वैक्सीन पहुंचाएंगे और विदेश में भी हिंदुस्तान की वैक्सीन का जौहर दिखाएंगे। राहुल की बात पर भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उनने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता से। उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय कांग्रेस अपने अंतर्विरोध से जूझते हुए बाहर आएगी, आत्मावलोकन करेगी। कांग्रेस ऐसा शासय कर रही हो ऐसा भी नहीं है। देश में जो कांग्रेस के नेता हैं उनके अपने मसले इतने ज्यादा बड़े हो रहे हैं कि उस फैले हुए रायते को समेटने में ही उनका वक्त निकल रहा है। जो प्रदेश के बड़े नेता हैं या तो औसत तौर पर दिखावे के लिए सक्रिय हैं या फिर उन्हें पार्टी ने ही चुनाव का टिकट दे दिया और वे अपने इलाके में इतना घिर गए कि वहां से चाहकर भी बाहर निकलना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जरूर अकेले सत्ता और संगठन दोनों से जूझते हुए दिख रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्हें करना पड़ रही हैं जो ना सुनने वालों को भरोसे के लायक लग रही है, ना ही बोलने वाले को। जिन बहनों को 3,000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपया। भाभी, ओ माता जी, आप इधर मेरे तरफ देखो। कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8,500 रुपया तरवर लोधी को सांसद बनाने पे मिलेंगे। 8,500 रुपया उसी ग्रेजुएट बच्चे को जिसने 3 साल कॉलेज के पूरे किए, उसको कांग्रेस पार्टी वचन के साथ देगी। कांग्रेस के साथ मुश्किल यही है कि उसके कई बड़े नेता या तो उदासीन हो गए हैं या फिर एक तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
पार्टी के पास फंड की भी दिक्कत है और संगठन की भी। जो भी आर्थिक तौर पर उनके सक्षम नेता थे, उनमें से कुछ ने दल बदल लिया और भगवा दुपट्टा ओढ़ लिया। पिछले चुनाव में उसके पास मात्र 1 सीट ही थी, यानी एक लाइन में कहें तो अब और खोने के लिए उसके पास बहुत कुछ बचा भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत पंकज जी का। दूसरे मेहमान है पवन पटेल, प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। पवन जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान है दिनेश निगम त्यागी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। त्यागी जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, बहुत मौज में दिख रहे हो आप लोग, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप लोग कि अगर मान लीजिए विपक्ष इस तरह से दिख रहा है, जो आपके तरफ कुछ लोग दौड़ दौड़ के भी चले आ रहे हैं, तो बड़ा कंफर्टेबल टाइप नजर आ रहे हो आप लोग। देखिए प्रवीण जी, मोदी है तो मुमकिन है। यदि मोदी जी जैसे नेता जिस पार्टी के साथ हो तो ये सब संभव है, सब मुमकिन है। और अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के फंड की। प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी में फंड का विषय नहीं है, फंडामेंटल का विषय है। कांग्रेस पार्टी जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे भटक गई। ये कांग्रेस पार्टी कब एक परिवार की मिल्कियत बन गई, लोगों को पता नहीं चला, पर जब पता चला तो दुर्गति कांग्रेस की तय है। ये कांग्रेस पार्टी कब तुष्टीकरण की ध्वजवाहक बन गई, नहीं मालूम पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी गरीब विरोध का अभियान इनका निरंतर था, अब एक्सपोज हो गए। और ये पार्टी देश के विरोधी लोगों से, चीन से, पाकिस्तान से चंदा भी लेती है। ये जिस इंडी गठबंधन के आदि नेता प्रवीण जी कोई जेल में कोई बेल में ऐसी स्थिति में हो, आपने ठीक व्याख्या करी कि ये स्थिति ये है कि अकेले जितेंद्र पटवारी, अच्छा मैं बहुत आदर जितेंद्र पटवारी का करता हूं, बढ़िया प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। प्रवीण जी, दिनेश निगम जी बैठे हैं, 30 साल की पत्रकारिता का तो मेरी जानकारी लगभग 3 दशक की भाई साहब की पत्रकारिता, आपको भी का अनुभव नहीं है। क्या जितेंद्र पटवारी जी की पैन मध्य प्रदेश पूरे मध्य प्रदेश में अपील है? वो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अपने क्षेत्र में सर। अब ये निर्णय कांग्रेस का किसको बनाती किसको हटाती है, पर क्या जितेंद्र पटवारी एक ऐसा चेहरा जिसके आधार पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दम लगा सकती है, दाव लगा सकती है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मौज में हो ना आप लोग, इसीलिए तो मौज में हो। आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि मौज में हो, आपकी हर रैली, हर सभा। सर इसमें मेहनत है मोदी जी की सर, मोदी जी के कारण आज बीजेपी की मौज है सर। 10 साल का ऐसा शासन जहां भारत विकास के अप्रितम कीर्तिमान, अगले 25 साल की भारत का विजन 47 का भारत कैसा होगा, 370 से लेकर ट्रिपल तलाक, राम मंदिर से लेकर उद्योग धंधे, विस्तार, विकास, संरचना, अंतरिक्ष रक्षा, आप किस क्षेत्र में बात करते हैं? हम तो दम के साथ कहते हैं बीजेपी के 3 बिंदु, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास। पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, ये नतीजे क्या आएंगे ये तो तब हम बात करेंगे जब रिजल्ट आ रहे होंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कैंपेनिंग की, और कैंपेनिंग जो है वो प्राइम फेसी जो बहुत क्लियर दिख रहा है खुली आंख से कि बहुत आगे हैं भाई आपसे ये लोग। तो ये कुछ चिंता फिक्र आपको नहीं हो रही कि विधानसभा चुनाव की तरह आप कहोगे कि पब्लिक लड़ रही है हमारे लिए, भाई ठीक है हम लोग क्यों ज्यादा नेता उतारे? खुली आंख से तो वही दिखेगा जो जादूगर, मोदी जादूगरी में जो दिखाएंगे, खुली आंख से आदमी को वही दिखेगा। अच्छा। लेकिन आदमी को आंख बंद करके चिंतन और कुछ ऑडियो दिक्कत आ गई। हाँ बोलिए। हेलो हाँ आ रही बोलिए। हाँ, हम प्रचार में पीछे क्यों हैं? आप अगर इतने कंफर्टेबल जोन में होते, भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार के नारे में उसको विश्वास होता तो कांग्रेस पार्टी के खाते बंद नहीं करती, कांग्रेस के लोगों के नेताओं को ताबड़तोड़ भाजपा में शामिल करवाने के लिए दबाव नहीं डालती, केजरीवाल जी को अंदर नहीं करती। ये कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। इन्होंने किया धरा कुछ नहीं। अभी आप कितनी वहां सुना रहे थे खजुराहो के कोविड काल को याद करेंगे। अरे कोविड काल में तो पूरा भारत देख रहा था, रोड पे था। ये लोग कोविड के मंत्री के स्टाफ के लोग रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को बेचते हुए पाए गए, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पाए, लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से सारा भारत रोड पे भूखों मर रहा था। तो बंद आंख से तो जब कोई सोचेगा, चिंतन करेगा तो वो दिखेगा ना। पंकज जी बोल रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है महंगाई। तो ये आपके नेता आके इत्मीनान क्यों नहीं करा रहे हैं? मतलब जीतू पटवारी दिख रहे हैं बेशक हर जगह, रोज दिख रहे हैं, आपके नेता ये बात आके लोगों को इत्मीनान क्यों नहीं करा पा रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे नेता आ रहे हैं, अरुण यादव जी भी थे, विवेक तनखा जी भी थे, सभी कोई नेता आ रहे हैं अपने कार्यक्रम। जी भवर जितेंद्र साहब थे, कार्यक्रम के तहत आएंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी जैसे दिखावा नहीं करेंगे। 1 मिनट की बात दूंगा। देखिए 2 मुद्दे क्लियर हैं। भारतीय जनता पार्टी को जब डर लगता है, जब वो डरती है कि हमारी सत्ता हाथ से जा रही है,
वो कुछ भी कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली की सड़कों पर जब हमारा अन्नदाता किसान धरने पर बैठे हुआ था तीनों काले कानून वापस लेने के लिए, मोदी जी ने उनको आतंकवादी बोला, फिलिस्तीनी बोला। 2 मिनट लूंगा और उसके बाद अब 2 मिनट लंबा हो जाएगा सर पहले सवाल में, अभी तो वक्त है, जल्दी से बात खत्म करिए, दिनेश जी के पास जाएंगे, बहुत देर से गए नहीं, बात पूरी करिए। उनको लगा कि चुनाव सत्ता हाथ से निकल जाएगी तो तीनों काले कानून वापस ले लिए, लेकिन तब तक 750 किसान मर चुके थे, शहीद हो चुके थे। उसी तरह आज है कि जब ये घुड़ा के 400 पार नहीं आएंगे, सत्ता चली जाएगी तो कांग्रेस का खाता बंद कर दो, केजरीवाल जी को अंदर कर दो। अरे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। दिनेश जी करूंगा, दिनेश जी कैसे देखते हैं आप कैंपेन को? और पंकज जी ने आपके सुदीर्घ पत्रकारिता अनुभव का जिक्र कर ही दिया, तो पिछले चुनावों से हम एक बार तुलना कर लेते हैं कि इस बार आक्रामकता आपको दिख रही है कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी प्रवीण भाई, पंकज ये अच्छे प्रवक्ता भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अपने मित्र भी हैं, उनका धन्यवाद अपनी जगह। लेकिन जो दिख रहा है वो तो यही है कि भाजपा सक्रिय है, चारों तरफ से सक्रिय है, कांग्रेस कमज़ोर दिख रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं जो अभी तक प्रचार में रहते थे, सुरेश पचौरी अब कांग्रेस में नहीं है, योगेंद्र सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं है, कमलनाथ कांग्रेस में है, लेकिन हाल में छिंदवाड़ा जिनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव पार्टी हारी है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो छिंदवाड़ा में सीमित हो गए हैं। छिंदवाड़ा के लोग भी छोड़ के जा रहे हैं। इधर दिग्विजय सिंह एक दूसरे नेता थे जो प्रदेश भर में सक्रिय रहते थे, पार्टी उनको खुद चुनाव लड़वा दिया। उनके बारे में मानना था कि भोपाल या दूसरी जगह से लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे, इसलिए राजगढ़ उनकी सीट दे दी गई, तो अपने क्षेत्र में सीमित हैं। तो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता या तो घर बैठे हैं या जिनका एक नाम था, एक फेज थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं या पार्टी छोड़ के चले गए हैं। अब जहाँ तक जीतू पटवारी जी के सवाल है, निश्चित तौर पर जीतू पटवारी और उमंग सिंगार नया नेतृत्व है कांग्रेस के पास, ये दोनों मेहनत कर रहे हैं। जीतू पटवारी अभी हाल में चुनाव जीत के यहाँ चुनाव हार के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो वैसे उनका मनोबल टूटा हुआ था। जो भगदड़ कांग्रेस में मची है, जो नेता लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इससे भी उनका मनोबल टूटा हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर ये बात सही है भाजपा इतने कंफर्ट जोन में है, तो ये अभियान क्यों चलाए हुए है कांग्रेसियों को साथ जोड़ने का? जिस तादाद में आप भाजपा के नेताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में ही बैठकर बात करिए, तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाने क्यों, मतलब जीतने की स्थिति में है, माहौल फेवर में है, राम मंदिर है, प्रधानमंत्री जैसा लोकप्रिय चेहरा है, बावजूद इसके कांग्रेसियों को इतनी तादाद में भरकर ये भाजपा की जो अपनी अलग पहचान है उसको क्यों खत्म कर रही है, भाजपा को भी कांग्रेस जैसा क्यों कचड़ा बनाए दे रही है? ये एक सवाल भाजपा के लोगों के बीच में भी है और हमारी इसलिए समझ में नहीं आता कि भाजपा ने आखिर क्यों अभियान पूछ लेते हैं पंकज जी से, आपकी और हमारी दोनों की समझ में आ जाएगा। पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, मूल बात जो उन्होंने कही त्यागी जी ने, मैं थोड़ा सा एड ऑन कर लेता हूं कि कहीं डरा रहा है पिछले बार का कांग्रेस का 34.5% वोट शेयर या विधानसभा का 40% वोट शेयर, इस वजह से इतने लोग इतनी माने भरी बस में ही भरते जा रहे हो आप? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभय हैं हम लोग, इसलिए कि हम जनता की सेवा करते हैं और जनता आशीर्वाद देती है। मैं किसी अहंकार में बात नहीं कर रहा कि हम निडरता के साथ मैदान में, उसका कारण स्पष्ट है कि पिछले 10 साल की बात करें कांग्रेस पार्टी की, 10 साल में प्रवीण जी ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 10% सीट नहीं ला पाई। पहले 52 थी, अब 44 पर आ गए और सीटें कम हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें और एनडीए की मिलाकर 353 है। हम 50-60 सीटों की तो ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। 370 सीटें भाजपा की, बाकी भाजपा के हमारे सहयोगी दलों की, तो कौन सा बड़ा फिगर लेकर चल रहे हैं? हम तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक आंकड़े के साथ काम कर रहे हैं। अभी 353 है एनडीए, अब 400 की बात कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के लोगों का बीजेपी में आने का विषय है, तो सबसे अभी मित्र पवन बोल रहे थे कि दबाव डाला जा रहा है। पूरे देश में प्रवीण जी 1 लाख से अधिक कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड बना 18-20 हजार आ चुके हैं। क्या इतने लोगों पर दबाव डाला जा सकता है? और मुझे आश्चर्य है कि वो कांग्रेस पार्टी जो केजरीवाल जी की बात करें, जो स्वराज की बात करते थे शराब तक आ गए, झाड़ू से दारू तक आ गए, वो केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे भ्रष्टाचार बचाने की बात कर रहे हैं। और किसी पे आरोप लगे त्याग पत्र दो। और केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस के विरोध से, लालू यादव जी का विरोध, कांग्रेस का विरोध, जन्म उनका यूपीए के अगेंस्ट हुआ था। हाँ, उससे हुआ ना सर। और भ्रष्टाचार की बात करके आज स्थिति देख लीजिए क्या है।
तो इनके चरित्र प्रवीण जी जनता पहचानती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को कांग्रेस के नेता नीति नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। जवाब। तो दोष कांग्रेस का और सजा भारतीय जनता पार्टी की क्या था, बीजेपी क्यों ले रही है? यदि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता, जवाब दे दीजिए पवन जी। और मैं एक सवाल ऐड ऑन कर देता हूं, आपने उस समय चूंकि वक्त ज्यादा हो गया था इसलिए सप्लीमेंट्री आपसे लिया नहीं। जितने नाम आपने गिनाए, मैंने मुझे अरुण यादव की कहां सक्रियता है, मैं भी थोड़ा जागरूक जर्नलिस्ट हूं, मुझे भी लंबा वक्त हो गया, नहीं दिखता। दिनेश जी को दिखाओ तो नहीं पता। तनखा जी का ट्वीट और सोशल मीडिया पर जरूर दिखता है, पब सड़क पे नहीं दिखता। कांतिलाल भूरिया जी का नहीं दिखता। बाकी के नाम दिनेश जी गिना दिए कि वो चले गए। तो दोनों मसलों पर जवाब आपसे। तो सबका संयुक्त दौरा ही चल रहा, 3 दिन से लगातार, तीनों दिन चल रहे हैं। अभी इसका इस सेंस में मैंने बोला है। और दूसरा जो बात कर रहे हैं कि पंकज जी ने बोला कि मोदी जी के दम पे सब कुछ ईवीएम के मैनेजमेंट के मैकेनिज्म के कारण आया है। ये जो सबसे ज्यादा मोदी जी ने जिन सबसे 10 गारंटियों को सबसे ज्यादा प्रचारित किया, उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। हम कहते हैं चुनाव के समय ऐसे ताबड़तोड़ कौन सी विचारधारा अभी एट प्रेजेंट, अभी 2 दिन या 4 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की कौन सी विचारधारा ऐसी बहुत खराब विचारधारा सामने आ गई कि लोग छोड़ के आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी विचारधारा सामने आ गई? पूरी दुनिया देख रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में किस तरह इन लोगों ने बढ़िया चंदा की वसूली की, पीएम केयर फंड में किस तरह के, पूरे सभी आंकड़े दुनिया के सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों की बाजीगरी में कोई हरा नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के स्वपांग, इस तरह के स्वांग रखती है ताकि ज्वलंत मुद्दे से आदमी का ध्यान भटका रहे। मैं कहता हूं कि आप जिस तरह की बात कर रहे हो कि कांग्रेस, राहुल गांधी, हम कहते हैं पिछले 10 साल की बात क्यों करते हो आप पिछले जब आप 2014 से जब से आए, यहाँ 2008 से आई, उसके बाद आपने क्या क्या काम कर दिया? बहुत सी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार सबसे बड़ा आपका प्रचारित नारा था, करोड़ों रुपए का विज्ञापन कर दिया। महंगाई से क्या दिया, यहाँ व्यापम जैसा घोटाला किया, पटवारी घोटाला किया, फिर उसका नाम बदल के आपने रख दिया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को दुनिया अच्छी तरह से देख रही है। किसानों के साथ अन्नदाता कहते हैं इनके किसान आए तो नहीं करेंगे, और उनके साथ आतंकवादी जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इनका दोहरा दिनेश जी का टर्न है, दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, भले हम ये देख रहे हैं, आप भी ये जो 2 नाम मैंने गिनाए कि भाई इनकी सक्रियता कहीं दिखती नहीं है कांग्रेस के बाकी नेताओं की, लेकिन इसके बावजूद जो सवाल मैंने पंकज जी से किया था कि एक फिक्स वोट बैंक तो है कांग्रेस का, काडर भले नहीं है, वोटर तो है, वोटर जो हर बार वोट करता है, ये बीजेपी को थोड़ा चिंताजनक लग रहा होगा क्या? जी प्रवीण जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कांग्रेसियों की इस तरह भर्ती करने से वोट बैंक कांग्रेस का नहीं खत्म होगा। आप ये देखिए, राहुल गांधी पे इतने हमले हो रहे हैं, इतने चुनाव हारे हैं, लेकिन जब वो यात्रा पर निकलते हैं, आप वही जैसे मान लीजिए बायनेट में फार्म भरा या उनकी न्याय यात्रा चली है, पुरानी भारत जोड़ो यात्रा थी, कितनी भीड़ उमड़ती थी उनके साथ। तो कांग्रेस खत्म नहीं है। और मेरा तो एक और सवाल है इसमें कि भाजपा 400 पार की बात करती है, भाजपा सभी 29 सीटों की बात करती है। मुझे लगता है इन विपरीत परिस्थितियों के बाद जो कांग्रेस की है, उसके बाद भी कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि अपनी 28 सीटें बरकरार रख पाएगी कि नहीं। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अच्छा मुकाबला हो सकता है, अच्छे बम्पर मेजॉरिटी जब आई भाजपा की, तब भी उसके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे चुनाव हार गए, उसके सांसद अपने गणेश सिंह जैसे चुनाव हार गए, नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर मंत्री चुनाव हार गए। तो एकदम ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम हैं तो चारों तरफ हम ही हैं, कहीं कुछ हो नहीं सकता। तो भाजपा को मुझे लगता है इस बात का कहीं डर है कि 29 जो हैं, 28 जो हैं, 28 भी ना कहीं चूक हो जाए। तो कमलनाथ यहाँ तो मेहनत कर ही रहे हैं, कांग्रेसियों को भर रहे हैं। मुझे लगता है इस विपरीत स्थिति में भी भाजपा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है और भाजपा को इस बात की चिंता करना चाहिए। पंकज जी, चिंता करनी चाहिए आपको। मंडला जो उन्होंने उदाहरण दिया फग्गन सिंह कुलस्ते वाला, और ट्राइबल बेल्ट की भी बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा तो है ही, 7 सीटें लेके आए थे कमलनाथ, 7 की 7 इतनी आपकी आंधी और सुनामी और जो भी आप उसे विशेषण दें उसके बावजूद, और मंडला, शहडोल, सतना, धार के इलाके, ये आपके लिए वीकर सेक्शन तो नहीं है कहीं? त्यागी जी भी यही आकलन कर रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी चिंता के आधार पर राजनीति नहीं करती, चुनाव के आधार पर राजनीति करती है। और इसी मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई 2, 4, 5 सीटें ज्यादा लेकर, और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती और 1 सीट कांग्रेस को मिली छिंदवाड़ा की। तो इसलिए विधानसभा चुनाव के परिणामों के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव के आकलन करना
मुझे लगता है त्यागी जी का बहुत आदर है, पर उनका विश्लेषण हो सकता है, पर ऐसा आमतौर पर राजनीति में होता नहीं है। दिल्ली में 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार है विधानसभा में, और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को, 14 में भी, 19 में भी। तो इसलिए जब भी लोकसभा का वातावरण आता है अलग है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वहां भारतीय जनता पार्टी 11 में से 9 सीटें जीती लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में। तो इसलिए सबके परिप्रेक्ष्य अलग होते हैं प्रवीण जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के आधार पर काम करती है, और हमारी योजना स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों कमल खिले, कमल का चुनाव चिन्ह जीते, इस आधार पर काम कर रहे हैं। इसके लिए जो भी राजनीतिक रणनीतिक तौर पर आवश्यक है वो सब नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम मोदी की गारंटी के साथ मैदान में हैं। हर मतदान केंद्र पर, देश में 85 लाख मतदान केंद्र है, हर मतदान केंद्र पर 370 से अधिक पवन जी के पास चलते हैं सर। पवन जी, एक जो मूल बात है वो ये है कि ठीक है, आपका फिक्स वोट बैंक एक है जो दिख रहा है, मतलब आंकड़ों की बात आप अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मोदी जी आंकड़ों की बात करते हैं, हम लोगों को भी वो आंकड़े दिख रहे हैं कि आपका एक फिक्स वोट बैंक है। लेकिन सवाल यही है कि इनका एक लीडर उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी, जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस सवाल ही नहीं है कि हो, उसकी एक अपील पर लोग कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं। आप ही लोग कई बार मजाक उड़ाते हो, थाली बजाने बोल देते हैं तो लोग थाली बजाने लगते हैं। दूसरा, यहां पे एक पूरी एक लीडरशिप की चेन है। आपके यहां राहुल गांधी में क्या वो अपील है कि एमपी के वोटर को अपील करवा पाए, या जीतू पटवारी जैसे कहा भी जा रहा है कि उनको कई जिलों में हो सकता है आइडेंटिटी क्राइसिस हो? पवन जी, सुन पा रहे हैं पवन जी मुझे? आप संभवतः कोई तकनीकी दिक्कत है। यही सवाल लेके एक बार त्यागी जी के पास जाएंगे, तब तक अपने साथियों से कहेंगे कि उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करें। त्यागी साहब, ये आपको लगता है कि भाई इनके पास अगर मान लीजिए ठीक है कि मुद्दे भी हैं, वोटर भी है, फिक्स वोट बैंक भी हो सकता है कि हो, ट्राइबल का भी अभी बीजेपी के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग मसला है, ट्राइबल हो सकता है कि हो, अभी भी लोकसभा चुनाव में भी हो, लेकिन उसे चैनलाइज कौन करेगा? इन्हें चैनलाइज करने वाले लीडर आपको दिखते हैं इनके यहाँ कांग्रेस में, त्यागी साहब? नहीं दिखते। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, और जो है ये हमने शुरुआत यहीं से की थी कि भाजपा बहुत कंफर्ट जोन में है। जैसे अभी पंकज जी ने दिल्ली का उदाहरण किया, दिल्ली का उदाहरण दिए। आप ये समझिए कि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जीतते थे तो लोकसभा चुनाव में पब्लिक मोदी जी के नाम पे वोट देती थी, 7 सीटें भाजपा जीतती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस चुनाव के समय भाजपा को क्या जरूरत थी केजरीवाल को अंदर करती। आप इसको मैं नहीं कह रहा हूं क्या हो जाएगा वहां, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली में 7 की 7 सीटें भाजपा को आने वाली थी, कहीं इससे नुकसान ना हो जाए। तो ये एक तरह से जो ये मैसेज भारतीय पब्लिक, भारतीय जो मतदाता है, मतलब अलग टाइप का है, अलग टाइप की सोच रखता है, उसको जो है एकदम किसी के साथ रहता है, फिर अगर वो उसका दिमाग चेंज होता है तो फिर चेंज होते भी देर नहीं लगती है। चेंज जो खराब, दोनों कह सकते हैं, खराब होता है तो दाएं बाएं चला जाता है। हाँ, मतलब वो जब बदलता है मूड उसका, तो फिर वो समझ में नहीं आता कैसे बदलता है। जैसे दिल्ली में मोदी जी के भाजपा की नाक के नीचे केजरीवाल कैसे जीतते हैं, ये सबको ही जानता है, लेकिन लोकसभा में वही पब्लिक भाजपा को वोट दे देती है। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करके कहीं भाजपा ने नुकसान ने तो कर लिया कि नहीं कर लिया, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। जहां तक मध्य प्रदेश में आप सही कह रहे हैं कि ये जो आदिवासी बेल्ट है ये अभी भी काफ़ी हद तक कांग्रेस के साथ है, और आदिवासी बेल्ट की जो सीटें हैं, चाहे आपकी झाबुआ हो, चाहे आपकी धार हो, चाहे आपकी मंडला हो, और भी जो कुछ सीटें हैं, जी हाँ, छिंदवाड़ा हो, तो वहाँ 40% कांग्रेस का वोट बैंक है। और इसके अलावा अगर कुछ कांग्रेस प्लस कर गई तो कुछ, इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि भाजपा को इस बात की भी चिंता करना चाहिए 29 के साथ कि 28 हमारी सलामत रहे। पवन जी जुड़ गए, पवन जी के पास चलते हैं। सर, अब पवन जी आप वो सवाल सुन नहीं पाए थे, फिर दोहरा देता हूं मैं कि ठीक है, एक फिक्स वोट बैंक है आपके पास, ठीक है, आपको वोट करने वाले लोग हैं, ट्राइबल के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए थोड़ा संवेदना ज्यादा रखता है भी इन कंपेरिजन टू बीजेपी, लेकिन इनके पास एक लीडर है, दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यहां पे एक पूरी फौज है जो अलग अलग क्रम की है, घटते बढ़ते क्रम की, उच्चारित करूंगा तो वक्त चला जाएगा। आपके पास ऐसा कौन नेता है, राहुल गांधी या जीतू पटवारी, कौन चैनलाइज करेगा आपके वोट बैंक को? देखिए, मोदी जी की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर अगर देश की और प्रदेश की जनता ने विश्वास किया, उन्होंने जो कहा वो किया, थाली पीटा, दीपक जलवाया, टार जलवाया, मोबाइल जलवाया, सब कुछ किया, लेकिन अब जनता ने महसूस कर रहा होगा ना, उस जनता को महसूस हो रहा होगा ना कि कितने झूठ बोलते हैं मोदी जी, कितनी झूठी इनकी गारंटियां।
तो मैं ये कहता हूँ, और जहां मोदी जी की बात होती है, लाखों लाख की भीड़ इकट्ठे करने के लिए पूरे प्रशासन तंत्र इकट्ठा हो जाता है, और राहुल गांधी तो अकेला निकला तो रोड में किस तरह की भीड़ उनके साथ होती है। तो दोनों में फर्क जो हमारा राहुल गांधी जिस विजन, जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है कि हम 29 की 29 सीट जीतेंगे, उसके इस सेंटेंस से ही उसको तानाशाही के संविधान का झलकता है कि इनको तानाशाही का भूत चढ़ा हुआ है। अरे आप जो करना होता, जब आपको स्पष्ट बहुमत थी तो आप जो करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन उसके बाद आपको तानाशाही, क्योंकि संविधान बदल रहा है। इनका विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, इनका विश्वास तानाशाही के संविधान में है। ठीक तो है। ये बेसिक अंतर जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, बेसिक अंतर। पवन जी एक बार पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, कोविड के बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, हमने नहीं देखा कि आपने कभी कोविड को लेके, आपने सियासत बीजेपी ने कोविड को लेके बड़ा कोई एजेंडा बनाया हो, लेकिन अब बना रहे हो आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बोल गई, इससे लग रहा है कि आपके एजेंडे में है। तो क्या वजह थी कि तत्काल बाद हुए राज्यों के चुनाव में आपने कोविड का जिक्र नहीं किया, अब कोविड एक एजेंडा जैसा लग रहा है आपके यहाँ? देखिए प्रवीण जी, एजेंडे का विषय नहीं, विषय प्रतिपक्ष को एक्सपोज करने का। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीयता और भारत के लोगों का हमेशा विरोध किया। हमने स्वदेशी टीका बनाया तो परिहास किया और कहा कि तो भाजपा का टीका है, इससे मत कराना, नपुंसकता आ सकती है। ऐसे वक्तव्य कांग्रेस के लोगों के, ऐसे वक्तव्य सपा के लोगों के, तो उनका उल्लेख प्रवीण जी करना आवश्यक है। इन्होंने देश के साथ भ्रम किया और भारत को गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे भारत को निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया, जो दुनिया के संपन्न देशों में भी संभव नहीं हुआ, और भारत ने संपन्नता दिखाई। हमने निःशुल्क टीकाकरण का अभियान चलाया और कांग्रेस और सपा के लोग परिहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे टीके का। तो ऐसी लोगों को जनता के सामने एक्सपोज करना हमारा धर्म है, वही किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और स्मृति जी ने। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया करना पड़ेगा मुझे तीनों मेहमानों का यहीं पर, लेकिन ये बात तय है जो दिनेश जी बात कर रहे थे, मैं उनके साथ ही जाऊंगा इस बात को लेकर के वोटर के मन में क्या चल रहा होगा। और जो हमने आपको आज पूरा एक विमर्श आपने देखा होगा, ये प्रचार की आक्रामकता को लेकर था, क्या ये वोट में तब्दील होगा? इसके लिए रोज की तरह एक ही बात कहूंगा कि हमको नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।